स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है स्टूडेंट्स यूएस के पर्सपेक्टिव से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो मोर इंडियन पर्सन हैं उनको वापस से डिपोर्ट है वो किया गया है इंडिया के लिए, जो कि इलीगल रास्ते या इलीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू यूएस के टेरिटरी के अंदर एंटर है वो किए थे। स्टूडेंट्स यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो पावर के अंदर में आए हैं, उस समय उनके द्वारा कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स उनको साइन किया गया था कि आने वाले समय के अंदर में और भी ज़्यादा जो इंडियन पर्सन है उनको वापस से जो डिपोर्ट है वो किया जाएगा। डिपोर्टेशन आप देखिए कि फर्स्ट टाइम है वो नहीं किया गया है, इससे अर्लियर फेज के अंदर भी हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बताया गया था कि एवरी ईयर के बेसिस पे यूएस के द्वारा जो भी इलीगल पर्सन वहाँ पे डिटेक्ट होता है उसको वापस से उसके होम कंट्री के अंदर सेंड है वो किया जाता है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एक तो आपको माइग्रेशन के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारे कंट्री के अंदर अगर आपको मूवमेंट को कैरी करना है तो उसको कवर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 के अंडर में। क्योंकि आप देखिएगा आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पर्सपेक्टिव से है, उसके अंदर जो मूवमेंट है उसको भी मेंशन किया गया है कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको यहाँ पे मूवमेंट का जो राइट है वो ग्रांट करता है। उसके भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि आप कुछ एरियाज़ के अंदर एंटर है वो नहीं कर सकते हो, जो कि बेसिकली बफर जोन है या उनका जो किसी भी तरीके का जो कस्टम है ट्रेडिशन है उसको इम्पेक्ट करे आपका जो मूवमेंट है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल 19 है जो कि इंटरनल मूवमेंट को डील करता है, बट अगर आपको आउटसाइड माइग्रेशन करना है किसी अदर कंट्री के अंदर में तो उसको डील किया जाता है आर्टिकल 21 के थ्रू में। बट यहाँ पे जो लोगों के द्वारा इलीगल माइग्रेशन है उसको कैरी किया गया है, इलीगल रूट को चूज किया गया है, जिसको कि हम डंकी रूट के नाम से भी जानते हैं। SRK का एक मूवी था जिसके अंदर इस इलीगल रूट के थ्रू जो पर्सन किस तरीके से जाया करते हैं उसको शो किया गया है मूवी के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको उन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया से जो लोग हैं वो क्यों जाते हैं अदर कंट्रीज़ के लिए। तो आप देखिए कि बेटर लाइवलीहुड का कंडीशन है, बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, और भी कुछ ऐसे रीजन्स हो सकते हैं कि अदर पर्सनस को आप देखिए कि इनसे इंस्पिरेशन है वो गेन किया गया हो, कोई पर्सन वहाँ पे चला गया हो, मोर मनी उसके द्वारा बना लिया गया हो, कुछ काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स है। तो सोसाइटल पर्सपेक्टिव से आपको इस जो क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर करने का ज़रूरत है मेंस के रिगार्डिंग में। जब भी समय मिले कुछ पॉइंट्स को आप ऐड कीजिए कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस किस तरीके से है, इंडिया के अंदर में क्या अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, या वहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशन है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। जीएस पेपर 1 के अंदर में आपसे ये सवाल है वो पूछ सकते हैं। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि आउटसाइड माइग्रेशन के जो एजेंट्स हुआ करते हैं जो कि फॉरेन ट्रैवल को इस तरीके से एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हुआ करते हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का रेगुलेशन ना होना, ये भी एक यहाँ पे एक रीजन है जिसकी वजह से काफ़ी बार जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके द्वारा भी आप देखिए कि जो फेक रूट्स है उनको चूज किया जाता है अपना जो प्रॉफिट मेकिंग के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब आप देखिए कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके द्वारा सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज का एक रूट है जिसको चूज किया जाता है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। क्यों न्यूज के अंदर में है स्टूडेंट्स? एक तो आप देखिए कि पनामा का जो कैनाल है उसको यूएस के द्वारा कहा गया था कि वापस से वो उसको लेंगे, वापस से उसको कैप्चर करेंगे, क्योंकि उन्होंने पनामा नाम का जो कंट्री है उसको हैंड ओवर कर दिया था 1999 के समय में। एक बार हम जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैं वो सिचुएटेड हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये लैटिन अमेरिका के रीजन है। लैटिन अमेरिका का जो रीजन है वहाँ पे आपको कोलंबिया नाम का जो कंट्री है वो देखने के लिए मिलेगा। कौन सा स्टूडेंट्स? कोलंबिया है। आप देखिए कि काफ़ी बार तो कोलंबिया, इक्वाडोर, इन कंट्रीज़ को भी यूज किया जाता है। इनका प्लेन यहाँ पे लैंड होता है, उसके बाद में लैंड रूट है उसको ये चूज करते हैं इलीगल जो माइग्रेंट पर्सन है। तो स्टूडेंट्स कोलंबिया से आप देखिए कि एक स्ट्रिप एरिया है वो कनेक्ट करता है जिसको कि सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के नाम से जाना गया है। ये पनामा है, ये पनामा है यहाँ पे। स्टूडेंट्स पनामा के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आप देखिए कि कोस्टा रिका है। फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर निकारगुआ है, निकारगुआ है। उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में 2 कंट्रीज हैं, एक अल सल्वाडोर है, एक आप देखिए कि होंडुरस है। होंडुरस के भी अगर नॉर्दर्न पार्ट के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो ग्वाटेमाला नाम का एक कंट्री है और उसके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में मैक्सिको है।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को प्रैक्टिस करना है। हम डेली इसको डिस्कस करते हैं जब भी इस तरीके का न्यूज़ हुआ करता है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए इन कंट्रीज़ के एरिया से कि कौन सा कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा है, पनामा जो कैनाल है वो किसको कनेक्ट करती है, कैरेबियन जो यहाँ पे जो सी का एरिया है उसको आप देखिए कि पैसिफिक के साथ में जो कनेक्टिविटी है या आप इसको अटलांटिक को पैसिफिक के साथ में कनेक्ट करता है ओशियंस को, पनामा जो कैनाल है। या जो पनामा कैनाल है वो स्ट्रेट का एक एरिया है, क्योंकि आप देखिए कि स्ट्रेट का भी बेसिकली जो वर्क है वो क्या हुआ करता है कि टू वाटर बॉडीज है उसको कनेक्ट करता है, जैसे कि मेडिटेरियन और जो हमारा अटलांटिक है उसको कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है वो कौन सा है, या जिब्राल्टर स्ट्रेट है वहाँ पे। तो इस तरीके से स्ट्रेट का क्या वहाँ पे लोकेशन को ये क्रिएट करता है, बट आप देखिए स्ट्रेट एक नेचुरल कंडीशन के अंदर हुआ करती है, और पनामा जो कैनाल है उसको ट्रेड के पर्सपेक्टिव से जो बनाया है वो गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्टीम्पीड का जो सिचुएशन है वो हुआ है, तो आप देखिए कि क्राउड मैनेजमेंट करना एक वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क वो इमर्ज हुआ है पिछले कुछ समय से। लास्ट 1 ईयर के रिगार्डिंग में ही अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि हाथरस के वहाँ पे एक रिलीजियस इवेंट के अंदर में जो भगदड़ है वो मस्ती है, कुछ लोगों का वहाँ पे डेथ होता है। फिर कुंभ मेला के समय भी ऐसा न्यूज़ आया था, न्यू दिल्ली के वहाँ पे रेलवे स्टेशन के अंदर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। तिरुपति के अंदर ऐसा न्यूज़ आया था, वहाँ पे भी आप देखेंगे तो समय समय पे आपको जो क्राउड की रिगार्डिंग में जो इश्यूज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर में हमारे कंट्री में। तो आप देखिए कि क्राउड मैनेज करना लोकल अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सडनली अगर वहाँ पे क्राउड का जो नंबर्स हैं, पीपल्स के जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज़ के पास में आप देखिए कि काफ़ी जो पावर्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो उनको कंट्रोल है वो किया जा सकता है। अगर किसी इवेंट के अंदर में है कोई, यहाँ पे इवेंट का जो प्रोसेस है उसके अंदर में क्राउड वहाँ पे इमर्ज हुआ है, तो उस दौरान में बेसिकली आप देखिए कि लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उन पे प्रॉपर रेगुलेशन है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत हुआ करता है। तो ये यहाँ पे स्टैम्पीड का जो सिचुएशन है उसी के बारे में मेंशन किया गया है। रेलवे स्टेशन पे ये हुआ, कुछ लोगों का जो डेथ है वो भी वहाँ पे रिकॉर्ड है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि बैंकिंग प्रोसेस के बारे में है। स्टूडेंट्स न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ पे जो आरबीआई के द्वारा जो डायरेक्शंस इश्यू किए जाते हैं, और जब भी किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा आरबीआई के जो डायरेक्शन हैं, जो भी डायरेक्शन है यहाँ पे इतना लिक्विडेशन होना चाहिए, इतना पीपल्स के पास में जो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसको कैरी आउट करना है, ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे आरबीआई का रेगुलेशन हुआ करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर में। तो एक नया बैंक है वो सामने आया है जिसका नेम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। उसको क्या आप देखिए कि इकोनॉमिक ऑफेंडर जो विंग है उनके द्वारा भी क्वेश्चन किया गया है, कुछ वहाँ पे करोड्स ऑफ मनी का जो फ्रॉड है वो रिकॉर्ड किया गया। एग्जाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन ही इश्यू नहीं किया जाता कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अदर जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा आप देखिए कि एक्शंस वो भी लिए जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा, जैसे कि इस बैंक के अंदर में आरबीआई के द्वारा सुपरसीड किया गया है बैंक के बोर्ड को, और उनके द्वारा एक ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया गया है, एक मैनेजर काइंड ऑफ ऑफिशियल जो पर्सन है उसे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश के बारे में है। फागली नाम का एक फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश के, वहाँ पे फेस्टिवल का नेम है फागली फेस्टिवल, जिसके अंदर डांस एंड अदर एक्टिविटीज़ है उसको कैरी किया जाता है। तो आप देखिए कि ये फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसा माना जाता है कि इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के बाद में जो विंटर है उसका जो सेशन है वो एंड होता है, और अब आप देखिए कि स्प्रिंग का जो सेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में अलग अलग पार्ट्स के अंदर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। वसंत का जो बेसिकली जो टाइम हुआ करता है, वसंत को हम सेलिब्रेट करते हैं वसंत पंचमी के रूप से भी। यहाँ पे आप देखिए कि आपको जो मौसम के अंदर जो चेंजेस हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हो, यूपीएससी का प्रिपरेशन को कैरी करते हो, तो ये बेटर कंडीशन है। आने वाले जो 2 मंथ हैं आप देखिए कि स्पेशली जो अप्रैल से पहले का जो समय है, अब तो 1.5 मंथ का जो समय है वो बचा है, तो इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। इसमें जो वेदर कंडीशंस हैं वो बेटर हुआ करती हैं, ना ज़्यादा आपको गर्मी है ना ज़्यादा आपको ठंड का समय है, तो अपना जो बेटर स्टडीज है उसको कैरी कर सकते हो। जैसे कि हम रीड करते हैं काफ़ी बार ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में, तो ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो आप देखिए कि जो माइंड का जो एक्टिव स्टेट है उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंडीशंस उसको बताते हैं ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट को।
तो उसी तरीके का ये सिचुएशन है, उसको आप बेटर वे के अंदर यूटिलाइज कर सकते हो। और आप देखिए कि जितना जल्दी आप अपना जो बेसिक कोर्स को कंप्लीट करोगे, बेसिक फैक्ट्स को कंप्लीट करोगे, उतना मेंस के जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उससे 1 मंथ बिफोर तो आप देखिए कि कम्प्लीटली रिवीजन का फेज हुआ करता है। तो रिवीजन के फेज से पहले ही आप सब कुछ अपना कंप्लीट कीजिए, एक बार उनको अच्छे से रिवाइज है वो कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल और हमास के बारे में है। इजराइल और हमास का जो सीज फायर है वो उसको साइन किया गया था। सीज फायर का जो एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आया था। रिसेंटली आप देखिए कि इजराइल के द्वारा एक अटैक किया गया था हमास के जो टेरिटरी जहाँ पे उनका क्लेम है गाजा स्ट्रिप के अंदर में। फिर हमास के द्वारा रोकने के लिए कहा गया था कि उनके द्वारा रिलीज है वो नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे जो मोर पर्सन है उनको रिलीज किया गया है। इजराइल के द्वारा भी जो प्रिजनर्स उनके पास में रखे गए थे उनको जो रिलीज है वो यहाँ पे किया गया। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। इजराइल का ये जो न्यूज़ है उसके अंदर में एक तो लोकेशन आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। एक बार हम लोकेशंस को ही डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, ये इजराइल का जो लोकेशन, सपोज कीजिए कि ये इजराइल का जो लोकेशन है वो सिचुएटेड है। सपोज कीजिए इस तरीके से है। यहाँ पे जो साउथ वेस्टर्न पार्ट है ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप का एरिया है। ये गाजा स्ट्रिप का एरिया है जो कि साइनाई पेनिनसुला के साथ अपना एरिया शेयर करता है। यहाँ पे जॉर्डन सिचुएटेड है, यहाँ पे लेबनान है, इस पार्ट के अंदर में सीरिया है, सदर्न पार्ट के अंदर सिनाई पेनिनसुला है या साइनाई पेनिनसुला है जो कि इजिप्ट का पार्ट है, जो कनेक्ट करता है एशियन कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ में। और आप देखिए कि यहाँ पे सुएज कैनाल है वो भी सिचुएटेड है जो कि रेवेन्यू का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स है इजिप्ट के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गाजा स्ट्रिप है वो सिचुएटेड है। गाजा स्ट्रिप के जो 3 पार्ट्स हैं उनको सिक्योर है वो किया जाता है इजराइल की फोर्सेज के द्वारा। सदर्न पार्ट है जो सीरिया शेयर करता है साइनाई पेनिनसुला के साथ में, वहाँ पे इजिप्ट का जो फोर्सेज है वो सिचुएटेड है। तो वन काइंड ऑफ इसको ओपन प्रिजन है उसका भी नाम दिया करते हैं कि चारों तरफ से इसको सिक्योर किया गया है। और इनका आप देखिए कि डायरेक्टली जो एक्सेसिबिलिटी है मेडिटेरियन का वो नहीं है। यहाँ पे जो गाजा स्ट्रिप है उसको डायरेक्टली जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं है मेडिटेरियन सी का। मेडिटेरियन सी जो यहाँ पे सिचुएटेड है, जिसका कि आप देखें कि जो ईस्टर्न पार्ट है, तो पीएससी ने एक बार ये सवाल पूछा था प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेडिटेरियन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, लेवेंट रीजन के नाम से उसको जाना करते हैं। तो ये बेसिकली गाजा स्ट्रिप के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आपको यहाँ पे एक और जानकारी ये होना चाहिए कि स्टूडेंट्स इस सदर्न पार्ट के अंदर में यहाँ पे जो है ये कौन सा एरिया है, कौन सा वाटर बॉडी है, रेड सी का ये एरिया है। रेड सी बेसिकली क्या है, रेड सी एक वाटर बॉडी है जो कि आप देखिए कि यहाँ पे इजराइल के साथ में भी कनेक्ट करता है। इजराइल और जो जॉर्डन का जो एरिया है वो कनेक्ट करते हैं रेड सी के साथ में गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू। गल्फ ऑफ अकाबा ये आपको याद होना चाहिए, एक टिप जो एरिया है जो इजराइल का भी शेयर होता है रेड सी के साथ में। तो ये लोकेशन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट आप देखिए कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। रिसेंटली हमने एक न्यूज़ को रीड किया था कि जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो उनसे जो रिलेटेड पर्सन है या उनसे इन्फ्लुएंस रखने वाले जो पर्सन हैं उनके नंबर्स डिक्लाइन हुए हैं। हमारे डिफेंस फोर्सेज के द्वारा भी आप देखिए कि विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो चलाया करते हैं। लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं उनको किस तरीके से, लोकल जो पर्सनस हैं उनका किस तरीके से जो हार्ट है उसको हार्ट को आप देखिए कि बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उनको किया जाए, कुछ जो इफ़र्ट्स हैं वो चलाए जाए जिससे कि विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जिस्टेंस में लाया जा सके। अभी रिसेंटली वहाँ पे एक जो गवर्नमेंट वर्किंग स्टाफ है उसका लिंकेज मिला है मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो जो एलजी हैं उनके द्वारा उनसे सर्विस से जो आप देखिए कि डिसमिस है वो किया गया है। अब ये जो सर्विस से डिसमिस का जो पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर मेंशन है ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 311 के अंदर में ये गवर्नमेंट के पास में पावर है कि इस तरीके से किसी भी पर्सन है जो कि एंटी सेंटीमेंट्स को कैरी करता है अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, अगेंस्ट द डेट कंट्री, तो उस पर्सन को आप देखिए किस तरीके से जो रिमूवल है उसको कैरी किया जा सकता है। इससे पहले भी वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में एक टीचर को रिमूव किया गया था और जो टीचर का किसी तरीके से लिंकेज था वहाँ पे टेरर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में। काफ़ी बार हो सकता है कि आप देखिए कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर अगर पर्सन है तो वो गवर्नमेंट जॉब या किसी भी अदर जॉब के अंदर में समहाउ वो सिविलियन पर्सन है, समहाउ वो सोशल एनिमल है। एक ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, उसका किसी ना किसी तरीके से जो इन्फ्लुएंस है, कनेक्टिविटी है वो हुआ हो सकता है किसी भी पर्सन के साथ में। तो आप देखिए कि यहाँ पे उसी तरीके से जो लिंकेज था जिसके रिगार्डिंग उनका जो रिमूवल है वो किया गया है।
काफ़ी बार आप देखिए कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ओवरग्राउंड वर्कर्स को प्रिपेयर किया जाता है, उनके द्वारा ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हुआ करते हैं। यूपीएससी ने एक बार मेंस के पेपर के अंदर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि कौन हुआ करते हैं ये बेसिकली। तो ये वो पर्सन है जो ग्राउंड के ऊपर प्रेजेंट हुआ करते हैं सिविलियन फॉर्म के अंदर में, सम काइंड ऑफ उनका जो इन्फ्लुएंस है या उससे आप देखिए कि उससे इफेक्टेड है वो हुआ करते हैं मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और उनको इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे ग्राउंड सिचुएशन का सम किसी ना किसी मीडियम के थ्रू में। तो उनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा करते हैं, जिनको समय समय पे डिफेंस फोर्सेज के द्वारा आप देखिए कि अगर उनको डिटेक्ट होता है तो उसको इंटरोगेट है वो भी करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे अमोनिया के बारे में है। अमोनिया आप देखिए कि अमोनिया का एक लीकेज है वो देखने के लिए मिला है, जिसके अंदर में जो प्लांट था अमोनिया का जो प्लांट था उसी के नियर बाई एरिया के अंदर स्कूल था। तो कुछ स्टूडेंट्स उनका सिचुएशन है वो लिटिल बिट डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद में आप देखिए कि अमोनिया लीकेज का जो न्यूज़ है उसको मेंशन किया गया। अब अमोनिया किस तरीके का गैस है, तो आप देखिए कि फर्टिलाइजर का जो सेक्टर है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उन सभी के अंदर में इसको यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स कलरलेस गैस है, पंजेंट इसका स्मेल हुआ करता है, वो क्रिटिकल जो स्मेल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, पंजेंट काइंड ऑफ। और आप देखिए कि केमिकल के प्रोसेस के अंदर में फर्टिलाइजर्स है, प्लास्टिक्स, इसमें इसको यूज किया करते हैं। टू मच इसका अगर एक्सपोजर है बॉडी को तो आप देखिए कि काफ़ी कुछ एरियाज को डैमेज कर सकता है, और एंड ऑफ द रिजल्ट इसका डेथ के अंदर भी हो सकता है अगर टू मच एक्सपोजर हुआ है बॉडी को उस समय में। तो यहाँ पे अमोनिया गैस का जो लीकेज है उसके बारे में बताया गया था। स्मेल इसका काफ़ी ज़्यादा जो आप देखिए कि स्मेल इसका जो है वो अच्छा नहीं हुआ करता है, काफ़ी पंजेंट काइंड ऑफ स्मेल है वो आपको इसका देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए कि डिवोल्यूशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एक पिलर है किसका, फाइनेंस कमीशन का। ये यहाँ पे डिवोल्यूशन इंडेक्स है उसको रिलीज किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उनके द्वारा। कुछ 6 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे डिवोल्यूशन का जो प्रोसेस है कि यहाँ पे किसी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो पैसा है वो किस तरीके से डिवोल्व किया गया है, तो उसको बेसिकली यहाँ पे एग्जामिन है वो किया गया। अब आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स का नेम है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो डिवोल्यूशन इंडेक्स है, स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायती राज इन द स्टेट्स, और एविडेंस बेस्ड स्टडी है उसको कैरी आउट किया गया। 6 इसके पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे जो स्टडी है वो किया गया है डिवोल्यूशन इंडेक्स के अंदर में। 6 कौन कौन से पैरामीटर हैं स्टूडेंट्स कि डिवोल्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से है, कि जो डिवोल्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरीके से है उस स्टेट के अंदर में। फ्रेमवर्क है तो आप देखिए कि डिवोल्यूशन का फंक्शन किस तरीके से है, फाइनेंस किस तरीके से वहाँ पे गया है। तो स्टूडेंट्स फ्रेमवर्क है, फंक्शन है और फाइनेंस है। फिर आप देखिए कि अकाउंटेबिलिटी है, इस स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल कितना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग में। फंक्शनरीज है, वहाँ पे जो फंक्शनरीज हैं वो किस तरीके से हैं। और आप देखिए कि कैपेसिटी जो बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर में कितना यहाँ पे जो पैसा है वो खर्च होता है, कितना वहाँ पे डिवोल्यूशन होता है, तो उसके बारे में है। क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल नहीं है ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। तो इन 6 पैरामीटर्स के ऊपर में ये एग्जामिन करता है, जिसमें कर्नाटका स्टेट के द्वारा टॉप किया गया है, कर्नाटका के द्वारा इसको टॉप किया गया। सेकंड आप देखिए कि जिस स्टेट के द्वारा परफॉर्म किया गया है वो केरला है, सेकंड केरला है। थर्ड आप देखिए कि तमिलनाडु है। तो स्टूडेंट्स कंडीशन क्या शो करता है कि हमारे जो सदर्न इंडियन स्टेट्स हैं जो भी उनको गाइडलाइंस दी जाती है उसके अंदर उनका उनका जो वेल परफॉर्मेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे रिसेंटली पीएम का जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो पर्सन है उनके द्वारा भी आप देखिए कि इस स्टेटमेंट को मेंशन किया गया था कि सदर्न इंडियन स्टेट्स को जो भी जो टारगेट है, जो प्लान है वो बताया गया, उनको बेटर वे के अंदर उनके द्वारा एग्जीक्यूट है वो किया गया था ग्रास रूट लेवल के ऊपर में। चाहे वो फैमिली प्लानिंग का ही आप इश्यू लीजिए, फैमिली प्लानिंग का ही टॉपिक को आप लीजिए, तो उसके अंदर भी आपको बेटर परफॉर्मेंस वो सदर्न इंडियन स्टेट्स का देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के बारे में है। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं वो बेसिकली ओमान का जो मस्कट है वहाँ पे गए हैं, उस दौरान में उनके द्वारा बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट है उनके साथ में भी डिस्कशन किया गया। एग्जाम के पर्पज से किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़। तो स्टूडेंट्स इंडिया फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है स्टूडेंट्स, इंडिया फाउंडेशन। इंडिया फाउंडेशन नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा 2016 के समय में इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था।
इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का जो बेसिक मैंडेट है वो क्या है? बेसिक मैंडेट यही है कि हमारा जो इंडियन ओशन का जो रीजन है वहाँ पे सागर नाम का जो इनिशिएटिव है जो कि पीएम सर के द्वारा स्टार्ट किया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करना है, ग्रोथ भी प्रोवाइड करना है सभी को जो कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर में है। तो इंडियन पीएम के द्वारा जो ये वर्ड को कॉइन किया गया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो उसी को ये प्रमोट करता है। कंट्रीज का आपस में जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है, मैरीटाइम पार्टनरशिप है, उसके रिगार्डिंग में है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। 2016 के समय सिंगापुर के वहाँ पे लॉन्च किया गया था इंडियन फाउंडेशन के द्वारा। अब आप देखिए कि इसका जो 8th एडिशन है वो ऑर्गेनाइज हुआ है ओमान का मस्कट के वहाँ पे। इंडियन जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनका भी पार्टिसिपेशन है, अदर कंट्रीज से जो लोग हैं वो भी आए हैं, ईरान से भी आए हैं। और आप देखिए कि वहाँ पे मैरीटाइम कोऑपरेशन, जो भी डिस्टर्बेंस हैं, कुछ अदर एरियाज हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन सभी के बारे में जो डिस्कशन है वो रहेगा। बांग्लादेश के साथ में इंडिया के जो रिलेशंस हैं लिटिल बिट डिक्लाइन फेज के अंदर में है। डिक्लाइन फेज के अंदर में क्या है, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होने के बाद में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। काफ़ी कुछ आप देखिए कि वहाँ पे हुआ है। 4096 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर एरिया है उसके अंदर भी कुछ ऐसा बॉर्डर एरिया है 800 किलोमीटर के आसपास, जहाँ कि आप देखिए कि उसके ऊपर प्रॉपर जो फेंसिंग है, प्रॉपर जो प्रोटेक्शन गार्ड है वो नहीं है। तो वहाँ पे भी जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला था। बांग्लादेश के वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कंटिन्यूस टारगेट है वो किया गया था। तो ये बांग्लादेश के बारे में था। बांग्लादेश के 2 एरिया आप ज़रूर से रीड करना, कोक्स बाजार कहाँ पे है और भाषण चार आइलैंड है वो कहाँ पे है। और बांग्लादेश का जो फॉर्मर पॉलिटिकल लीडर हैं जो कि आप देखिए कि इंडिया के लिए आए गए थे, जब पावर वहाँ पे टेक ओवर किया गया मूवमेंट के थ्रू, तो उनके द्वारा बेसिकली वहाँ पे एक आइलैंड को भी मेंशन किया गया था जो बांग्लादेश का आइलैंड है, कि उसको कुछ जो डेवलप्ड कंट्री हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, उनके द्वारा टेक ओवर करने का कोशिश किया गया था, उनके द्वारा डिनाई किया गया। तो इस तरीके से पावर को ओवरथ्रोन है वो करवाया गया है एक मूवमेंट के थ्रू में। तो आपको जो आइलैंड जो मेंशन है, आप देखिए कि जो आइलैंड है उसका नेम है सेंट मार्टिन आइलैंड है, उसका नेम स्टूडेंट्स सेंट मार्टिन आइलैंड है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर यूनिटी को प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से एक तो 31 अक्टूबर का जो डे है उसको हम यूनिटी डे के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। बट हमारे स्टेट्स के बीच में भी आपसी जो कल्चरल कोऑपरेशन है वो उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, उसी के रिगार्डिंग में एक भारत श्रेष्ठ भारत है उसको लॉन्च किया गया था। एक भारत है जो श्रेष्ठ भारत है, एक दूसरे के साथ में वेल कोऑर्डिनेटेड है, वेल उनका कल्चरल लिंकेज है, कल्चरल एक्सचेंज है। तो काशी तमिल जो समागम है, 3rd एडिशन है काशी तमिल समागम है, उसको ऑर्गेनाइज किया गया। आप देखिए कि काशी का तो लिंकेज है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साथ में, एंशियंट समय से भी हम देखा करते हैं, क्योंकि काशी का जो वहाँ पे जो आप देखिए म्यूजिकल है, एजुकेशन सिटी है, उस तरीके से हुआ करता था। वहाँ पे शास्त्रों का जो स्टडी है वो किया करते थे। काशी जो कि बनारस का एरिया है बेसिकली। तो आप देखिए कि वहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज़ का जो कनेक्टिविटी है एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के समय में था। तो काशी और तमिल का जो समागम के अंदर में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को मेंशन भी किया जाता है। ऑलरेडी ये न्यूज़ काफ़ी बार मेंशन है। सेंट अगस्तियार है, उनको रखा जाएगा यहाँ पे एक मेन थीम के रूप से। इसके अलावा आप देखिए कि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जो मेंशन हुआ करते हैं जो बोथ एरियाज़ के कोऑपरेशन को शो किया करते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को रीड करते हैं, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के अंदर में इंडिया का कुछ क्रिएटिव सिटीज़ भी हैं, तो आप देखें कि जो चेन्नई जो है वो भी म्यूजिक का कैटेगरी के अंदर ही है, और हमारा जो वाराणसी है वो भी म्यूजिक का जो कैटेगरी है उसी के अंदर में हमारा क्रिएटिव सिटी है वो रिकॉग्नाइज है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि म्यूजिकल जो एक थीम है उसकी वजह से भी बोथ एरियाज का जो कनेक्टिविटी है वो आपको काफ़ी पुराने समय से देखने के लिए मिलता है। रसिया के द्वारा एक कैंसर का जो वैक्सीन है उसको यहाँ पे क्रिएट करने के बारे में कहा गया था। mRNA के ऊपर ये वैक्सीन है वो बेस है, mRNA बेस वैक्सीन है, जिसके थ्रू वैक्सीन जैसे ही प्रोवाइड किया जाएगा तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू कुछ एंटीजन्स है उसको प्रोड्यूस करेगा। एंटीजन बेसिकली क्या हुआ करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम जो प्रोड्यूस होता है किसी भी जो थ्रेट है हेल्थ के रिगार्डिंग में, तो उसके अगेंस्ट में। तो उसी के रिगार्डिंग में कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कशन है। आप देखिए कि एग्जाम के पर्पज़ से एग्जाम में इस तरीके से जो सवाल है वो नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपसे जो मैक्सिमम आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किसके ऊपर भी जो बेस है वो वैक्सीन का नेम दे दिया जाएगा, और किसके ऊपर वो बेस है, DNA बेस है, mRNA बेस है, या किसी अदर
जो प्लाज्मा बेस है। तो इस तरीके से आपसे जो सवाल हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कैंसर पेशेंट्स के बारे में, तो ओवर द ईयर्स कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। उसमें काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं। हमारा प्रॉपर हेल्दी जो आप देखिए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ना होना, मोर प्रोडक्शन की वजह से टू मच जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूज करना, ग्राउंड वाटर है उसका क्लीननेस ना होना, उसके अंदर में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ का प्रेजेंस होना, और भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन्स हैं किसी भी अर्बन एरिया के नियर बाई एरिया के अंदर में, जो आप देखिए कि काफ़ी बार जो आपको वेजिटेबल्स हैं ऐसे एरियाज़ के अंदर में देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे हेल्दी और सैनिटेशन का जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो ऐसे भी काफ़ी सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आपको जो नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। राजस्थान के वहाँ पे आप देखिए कि एक एरिया है, पंजाब का जो भटिंडा का जो रीजन है, पंजाब के भटिंडा से आप देखिए कि एक ट्रेन चला करती है जिसको काफ़ी बार कैंसर ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। उस बेसिकली ट्रेन के अंदर में स्टूडेंट्स क्या है कि वहाँ पे बठिंडा के अंदर में टू मच फर्टिलाइजर्स का यूज करने की वजह से वाटर वहाँ पे पोल्यूट हुआ था, और उसका इम्पैक्ट है वो बॉडी के अंदर में इस तरीके से जो कैंसर डिजीज हैं या कुछ अदर एरियाज़ के अंदर में देखने के लिए मिला। तो आप देखिए कि राजस्थान के वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली उसको उसका जो ट्रीट है वो कैरी आउट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फॉरेनर्स का एक बिल है वो लाया जाएगा आने वाले समय के अंदर में। तो फॉरेनर जो पर्सन इंडिया के अंदर में है उनको डील किया जाएगा जब बजट का जब सेकंड फेज यहाँ पे स्टार्ट होगा बजट सेशन का, तो उस दौरान में इस बिल को प्रपोज किया जाएगा। अभी आप देखिए कि रिसेंटली एमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल जो 2025 है उसके अंदर में एमिग्रेंट्स को डिफाइन किया जाएगा, एमिग्रेंट्स को बताया जाएगा कि क्या यहाँ पे रहेगा। कोई ऑफिसर का जो अपॉइंटमेंट है, एमिग्रेंट ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट रहेगा। फेडरल जो स्ट्रक्चर के अंदर में कोई एमिग्रेंट पर्सन है या कोई फॉरेनर पर्सन है उसके रिगार्डिंग में किस तरीके से डील किया जाएगा, तो उन सब एरियाज़ को जो डिस्कशन है वो रहेगा इस बिल के अंदर में। अभी आप देखिए कि बिल एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। बिल जैसे ही एग्जिस्टेंस में आएगा तो समय समय पे आपको एडिटोरियल हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, तो आप उसको एग्जिस्टेंस में आने दीजिए। फिर एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे, उस समय भी इसको सभी पॉइंट्स को रीड करेंगे। आप इसको रीड ज़रूर से कर लेना, आप एक बार इसको रीड ज़रूर से कर लेना जिससे कि आपको अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में है, कहाँ पे लगाया गया है प्रेसिडेंट रूल स्टूडेंट्स, मणिपुर के वहाँ पे कौन से आर्टिकल के बेसिस पे लगा है स्टूडेंट्स, आर्टिकल 356 के थ्रू। कौन से दो ग्राउंड है हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल के, दो ग्राउंड हैं, एक तो आर्टिकल सॉरी टू ग्राउंड्स हैं, एक तो आर्टिकल 356 के अंडर में है। आर्टिकल 356 क्या बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसके अंडर उसके अकॉर्डिंग में अगर नहीं वर्क करती है तो वहाँ पे लगा दिया जाएगा। सेकंड आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग में है आर्टिकल 365, सेंटर का जो डायरेक्शन है उसको नहीं फॉलो किया गया, उसको नहीं कंप्लाई किया गया है स्टेट के द्वारा, तो उस समय में इसको जो लगाया है वो जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। क्या प्रेसिडेंट रूल का रिव्यू हो सकता है? यस स्टूडेंट्स, 90s से पहले काफ़ी बार इसका मिसयूज भी किया गया था। तो एसआर बोमई जो केस है, एसआर बोमई केस के अंदर में इसका काफ़ी सारा जो गाइडलाइंस है वो मेंशन है, और आप देखिए उसके बाद में आपको कंटिन्यूस डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। ये पहले जब भी गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में आता था, कोई न्यू गवर्नमेंट सेंटर के अंदर में, तो उनके द्वारा आप देखिए कि 70s 80s के समय में काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे जो जो पावर है उसको इस तरीके से चेंज कर दिया गया था कि वहाँ पे जो अकॉर्डेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में नहीं वर्क कर रही है पावर उस एरिया के अंदर में। काफ़ी बार आप देखिए कि प्रेसिडेंट रूल वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन के लिए भी लगता है, ग्राउंड सिचुएशन सही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं है उस दौरान में। तो एसआर बोमई केस आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पे डिसीजन है उसका रिव्यू भी होता है, वो कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जाता है समय समय पे, और इसको अगर चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर में, लगाने का जो ग्राउंड प्रोसेस है उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दो इसके एरिया हैं, कितने दिनों के अंदर में पार्लियामेंट का अप्रूवल रहेगा, 2 मंथ का जो समय हुआ करता है, सिंपल वोटिंग प्रोसेस है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सिंपल मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट है इस प्रेसिडेंट रूल की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि म्यांमार के बारे में है, म्यांमार के वहाँ पे क्या हुआ, म्यांमार के वहाँ पे आप देखिए कि 2021 के समय जो एक गवर्नमेंट था उसको उनके लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, आर्मी के द्वारा जो पावर को टेक ओवर कर लिया गया, जिनको कि जनता के नाम से जाना करते हैं, जुनता के नाम से। तो बेसिकली आप देखिए कि उनके जो लीडर हैं, म्यांमार के मिलिट्री लीडर हैं, उनको अर्जेंटीना नाम का जो कंट्री है लैटिन अमेरिका के अंदर में, उनके द्वारा अरेस्ट वारंट वो साइन किया गया है, तो उसको कंडेम किया गया है म्यांमार के अंदर में। इस तरीके से अर्जेंटीना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो हुआ है यहाँ पे।
नेक्स्ट आप देखिए कि इसके अलावा स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके द्वारा भी इस तरीके से लाइबल है वो किया जाता है। इंडिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसका पार्ट है वो नहीं है। जो रोम स्टैट्यूट 2002 के समय एस्टेब्लिशमेंट में आया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनके एक ऑफिशियल है, उनके ऊपर अटैक देखने के लिए मिला है। कहाँ पे? लेबनान के अंदर में एक प्रोटेस्ट के दौरान में। अब आपको पता होना चाहिए कि यूएन का पीस कीपिंग फोर्सेज क्या है। काफ़ी बार हम उनको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना करते हैं। ब्लू हेलमेट उनका ड्रेसिंग प्रोसेस हुआ करता है। और आप देखिए कि कंट्रीज के द्वारा पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में वॉलंटरी बेसिस पे कुछ फोर्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है। किसको? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जहाँ पे भी वोलेंस का एरिया है वहाँ पे फोर्स को डिप्लॉयमेंट है वो किया जाता है। इन फोर्सेज को जो पैसा है वो कौन पे करता है? पैसा पे करता है स्टूडेंट जो कंट्री के द्वारा इनको सेंड किया गया है वॉलंटरी बेसिस पे पीस के इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आप देखिए कि रसिया के द्वारा एक और गांव है उसको अनेक्स कर लिया गया यूक्रेन के अंदर में। यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि बैक उनके बिहाइंड के अंदर में कोई टॉक रहेगा उसकी कंट्री के बारे में तो उसको वो एक्सेप्ट है वो नहीं करेंगे। वो जो भी एक्सेप्ट करेंगे उन्हीं के सामने डिस्कशन रहे उनकी कंट्री के पर्सपेक्टिव से। और स्टूडेंट्स वो आप देखिए कि जर्मनी का जो मुनिक का एरिया है जिसके अंदर में एक अटैक काइंड ऑफ थिंग्स है वो देखने के लिए मिला था, तो उसमें कुछ पर्सन जो इंजर्ड हुए थे उनका जो डेथ है वो हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। जर्मनी के अंदर में आप देखिए एक पॉलिटिकल पार्टी है एएफडी नाम का पॉलिटिकल पार्टी जो कि राइट विंग ग्रुप है वहाँ पे, तो उनका भी इमरजेंस वो हुआ है। जो एंजेला मर्केल के द्वारा बॉर्डर्स को जो ओपन कर दिया गया था जो उस समय रिफ्यूजी पर्सन है उनकी रिगार्डिंग में, तो उसके अगेंस्ट में भी प्रोटेस्ट वहाँ पे लोकल्स का। तो आप देखिए कि ये हमेशा आपको देखने के लिए मिलता है किसी भी एरिया के अंदर में बाहर के अगर लोग आते हैं एक समय के बाद में सेंटीमेंट्स वो इमर्ज होते हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ करता है उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो अटैक देखने के लिए मिला जो पर्सन असाइलम जो सीकर का जो सिचुएशन के अंदर में था, तो इस वजह से ये जो बेसिकली जो आइडियोलॉजी है उसको और भी प्रमोट करता है। इस तरीके के जो अटैक्स है जो अभी रिसेंटली इमर्ज हुए हैं पिछले 1.5 मंथ के दौरान में, काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज़ के अंदर ऐसे अटैक है वो देखने के लिए मिले हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि यूरोप के बारे में है। यूरोप का जो हेट स्पीच है फार राइट का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे एरो इंडिया का जो शो हुआ करता है बेंगलोर के वहाँ पे उसको शो किया गया है द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है आज का, जिसमें फोटोज़ के थ्रू शो किया जाता है लास्ट पेज के ऊपर। तो एरो इंडिया के शो के वो आप देखिए कि 2 ईयर के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया जाता है बेंगलोर के समय में। जैसे ही विंटर का डिसअपियरेंस होता है उस दौरान में आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो यहाँ पे जो एयर डिफेंस के जो सेक्टर के जो प्लेन्स हैं जो फाइटर जेट्स हैं उनके द्वारा डिफरेंट काइंड ऑफ एयर एक्सरसाइज हैं, एयर जो यहाँ पे एक्शंस हैं उनको शो किया जाता है एरो इंडिया के इस शो के अंदर में। तो उसी को यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। यूएस और अदर जो डिफेंस फोर्सेज हैं जिनका जो एयरफोर्स विंग है उनका भी पार्टिसिपेशन है वो रहा है इस एरो इंडिया शो के अंदर में। 1990 से 1993 के समय ये स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स एविया इंडिया के नाम से। एविया इंडिया के नाम से 1993 के समय स्टार्ट हुआ था। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है, नो एग्जाम के पर्पज़ से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन हो नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप इस तरीके से इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए जाओगे तो आप देखिए वो कैसे याद करोगे। चोला एम्पायर को किसने इस्टेब्लिश किया, चोला के कौन पोइट हुआ करते थे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कौन सा बुक है वो लिखा गया है, क्या जफरनामा उनके द्वारा लिखा। तो इस तरीके का जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे याद करोगे अगर इस तरीके का डिटेल इन्फॉर्मेशन को याद करने के लिए आप जाओगे। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।